नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आज जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, वाकई आजाद भारत का वो गांव, आजादी तो मिली लेकिन गांव के लोगों ने आज तक आजादी का क्या मायने है वो नहीं समझे। तिरंगा को सलाम करते हैं, इतना ही नहीं भारत माता के नाम पर मर मिटने को तैयार है यहाँ के युवा। लेकिन जो हालात है गांव का वो देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई क्या भारत का ये तस्वीर है, और वो भी झारखंड के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर से सटा हुआ वो इलाका, सरायकेला का, जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगभग 4000 से ज्यादा कंपनियां सरायकेला में हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में कंपनी होने के बावजूद भी एक गांव आज भी इंतजार कर रहा है कि हमें आजादी तो मिली लेकिन आजादी का स्वाद क्या है वो तो कोई चखा दे। ये सुनकर भले ही आप ये समझते होंगे कि यह पहेली है, लेकिन जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह को हम आपको दिखाएंगे। हमें लगता है कि आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। एक वो गांव जहां न आने की रास्ता है, एक वो गांव जहां स्कूल भी है लेकिन 3 महीने तक लॉक हो जाता है। उस गांव के लोग 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलते। जब बरसात का मौसम आता है तो सबसे पहले ये लोग अपने 3 महीने का राशन का जुगाड़ करते हैं कि कम से कम 3 महीने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, 2 वक्त की रोटी तो होनी चाहिए। लेकिन वो गांव भले ही सरकार के नक्शे में है, जिला प्रशासन के नक्शे में है, लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद भी गांव में न तो सड़क है और न ही मूलभूत सुविधा। उजानपुर गांव, जिस गांव का नाम हम बता रहे हैं, ये उजानपुर, और मेरे पीछे का जो दृश्य है आपको ये लगेगा कि हम किसी जंगल पहाड़ के पास खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि भाई आज़ादी मिली और आज़ादी का क्या मायने है लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये जगह को देखिए, एक पहाड़ और पहाड़ से सटा हुआ ये गांव है। हम यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले हमने अपने गाड़ी को रख दिया, इसलिए कि गांव में जाने का रास्ता ही नहीं है। जब हमारे सहयोगी ने जब ये बात कही कि एक गांव ऐसा है जहां के लोग 3 महीने तक कैद में रहते हैं, तो थोड़ा मुझे भी अटपटा लगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे सब कुछ साफ होता चला गया। 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम इस गांव में पहुंचे हैं। इस गांव के लोग जो है इस पगडंडी से आ रहे हैं। अब आप समझिए कि इस गांव में अगर भगवान न करे किसी प्रकार का कोई बीमारी पड़ जाए, बीमार हो जाए, तो आखिर वो कहां जाएगा? घर के लोग उसे कैसे ले जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चुनाव भी होता है और लोग वोट भी करते हैं। हमने पहले भी कहा कि आजादी का मायने इन्हें पता नहीं, लेकिन आजादी के सब कुछ, तिरंगा भी फहराते हैं, भारत माता को सलाम भी करते हैं, लेकिन कोसते हैं अपने पूर्वजों को कि आपने बसा कहां। एक ऐसा गांव में बसा जो टापू से घिरा हुआ है। 2 नदी, माफ करेंगे, खरखाई और संजय नदी, 2 नदी के बीच बसा ये गांव। आज भी इस गांव के लोग ये इंतजार करते हैं कि कोई तो पालनहार होगा जो 3 महीने तक कैद से मुक्त कराएगा। सबसे पहले हमारे दाहिने तरफ जो लोग बैठे हुए हैं इनको देखिए, और इनसे जब हम बात करेंगे हमें लगता है कि ये सब कुछ बता देंगे कि वाकई कि आज़ादी का मायने और आज़ादी के बाद इस गांव में, हालांकि 2 रोज पहले बारिश भी हुई थी, बारिश का पानी भी गांव में पहुंचा था, लोग टापू में तब्दील हो जाते हैं। ये लोगों को पता भी नहीं कि क्या वाकई अब इस गांव से बाहर निकलना है। चाचा, कौन सा गांव है सामने? उजानपुर। उजानपुर। हाँ। तो उजानपुर में जो है वो आने जाने का रास्ता है, गाड़ी घोड़ा आता है? नहीं, इधर से बहुत आप लोग तो इधर से आया है, बहुत कैसे रोड है। हम लोग तो पैदल आए हैं, गाड़ी लाए हैं, रख दिए बहुत दूर। हाँ, स्कूल के आगे। हाँ। ठीक है, बूढ़ा गांव की कौन गांव है वहाँ रख दिया। बूढ़ा गांव है, वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रखा। हाँ। उसके बाद पैदल आए। पैदल है। तो मान के अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को शादी विवाह में जाना हो तो लोग कैसे जाते हैं? बहुत तकलीफ से जा रहा है। गाड़ी में तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, तकलीफ से बूढ़ा को ले जाते हैं, इसे ढो ढा के। और उधर से थोड़ा सुविधा है, रोड मोटरसाइकिल से जाता है, और कुछ चारा नहीं है हम लोग का जाने के लिए। बहुत तकलीफ।
बरसात जब हो जाता है तो आप लोग तो पूरा रास्ता पूरा पानी भर जाता है। पूरा 2 रोज आगे बहुत पानी था, ये तालाब के नीचे आया था, इधर तो जितना रोड है ना पूरा एकदम डूब गया था। तो फिर आप लोग गांव में ही रहते हैं? गाँव में रहा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हाँ। कोई आता नहीं है कहने की भाई आप तो वोट हम देते हैं, वोट आपके सब वोट के समय लोग आते हैं। ये क्या बोलते हैं, विधायक हम लोग का है कृष्ण गागराय, वो साला उसको हम लोग वोट दिया, वो जीत गया, अभी देखता ही नहीं है, क्या करेंगे बोलिए। अब अगला बार कोई आएगा तो क्या मांग होगा आप लोगों का? हम लोग का क्या मांगे, हम वोट ही नहीं देंगे, वो लोग को कह देंगे। हम लोग का सुविधा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे देंगे वोट? आने जाने के लिए हम कुछ सुविधा नहीं रहेगा तो हमको उसको जनता का हम लोग का क्या फायदा है। सही बोले। हाँ? अच्छा एक चीज बताइए चाचा, आप लोग का मेन भोजन का व्यवस्था क्या है? हम भी थोड़ा बैठ जाओ कि पैर भी दर्द। भोजन का व्यवस्था, खेती तो इस साल अच्छा नहीं हुआ है, ये 2-4 रोज आगे पानी हुआ है, इसमें तो अभी खेती का मौसम पार हो गया, तो ऐसे अभी क्या करेंगे। अभी थोड़ा बहुत काम करते हैं तो काम करने के जाने से भी बहुत तकलीफ मिलता है हम लोग को, आने जाने का रास्ता नहीं है। कैसे हम लोग गम्हरिया जाना होगा तो 10 किलोमीटर घूम के यहाँ से गम्हरिया 10-15 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, अरे इधर से जाता ना तो 5-6 किलोमीटर पड़ता है। तो जो लोग आते थे नेता लोग या कोई सरकार के लोग, कोई आए नहीं आज तक बोलने कि भाई आप लोग इतना कष्ट में हैं? वो सरकार लोग तो अभी साला चोर हो गया है, वो लोग को क्या बोलेंगे, वो अपना पेट भरने के लिए वो लोग करता है। हम लोग कितना वो लोग को बोला है, कुछ बातें नहीं सुना। सही आप बोले। एक चीज बताइए कि बच्चे लोग आप लोग को पढ़ते तो हैं यहाँ पर? हाँ, स्कूल स्कूल ये है, वहाँ दिखा रहा है। स्कूलों बंद हो जाता होगा पानी में? अरे कैसे आएगा, मास्टर नाटा से का मास्टर है, पानी भर जाएगा तो कैसे आएगा है। उधर रायमासा में एक तो है, हाँ, वहाँ भी मास्टर है, तो वो भी कैसे आएंगे, पानी भर गया तो ऐसे ही जीवन चलेगा कि आप लोगों को लगता है कि कुछ उम्मीद जगेगा, कहीं कुछ उजाला होगा? तो क्या करें, हम लोग हैं उसी तरह जीवन बिता रहे हैं। आज तो हम लोग का उपाय नहीं है, जो हम लोग जिसको वोट जिताता है वो साला अपना पेट भर के वो लोग चुपचाप रहता है, तो कितना बार गया है वो लोग हम लोग का बातें नहीं सुनता है। हाँ हाँ करेंगे, अरे कुछ नहीं। तब आप लोग अब ठान लिए हैं कि अब की बार वोटे नहीं देना है? वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि वोटे नहीं देंगे, तब सरकार आएगा। उजानपुर में काहे वोट नहीं दिया? सही आपने कहा। देखिए इस गांव के लोग हैं और गांव के लोग तो भोले भाले होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक से मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन अब आप समझिए कि मूलभूत सुविधा अगर लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग नाराज होंगे। ये नाराज जो है वो जायज है, क्योंकि इनका अधिकार है। जब हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तो मेरा ये भी अधिकार बनता है कि हम अधिकार से आपको डंके की चोट पर आपसे मांग भी सकते हैं कि आप हमारे गांव तक वो व्यवस्था कीजिए कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं यार, या जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं या जो युवा हैं, अगर वो बीमार पड़े तो कम से कम गांव से गाड़ी शहर तक पहुंचे, वो व्यवस्थाएं होनी की चाहिए। एक चीज बताइए, आपके गांव में अस्पताल है? नहीं है, नहीं है अस्पताल। डॉक्टर आता है कहीं कभी? हाँ, डॉक्टर तो नहीं आता है, हम लोग को नाटा से जाना पड़ता है। यहाँ कभी कोई गांव में नहीं आया? नहीं आया है। तो आप लोग बीमार पड़ते हैं तो कितना दूर जाते हैं यहाँ से? यहाँ से तो नजदीक डॉक्टर है नाटा से में, वहाँ जाते हैं, और उसमें अच्छा नहीं होगा तो सरायकेला जाते हैं। अच्छा, क्या चीज से ले जाते हैं? कोई ज्यादा बीमार हो गया, गाड़ी घोड़ा का रास्ता नहीं है, तो यहाँ से उठाकर क्या पर ले जाते हैं? टेम्पो में ले जाता है। इसी तरह ये टोला आता है, इधर तो नहीं जाने सकेगा गाड़ी। उधर से वहां से क्या चीज ले आते हैं? ऐसे ढो के लाते हैं यहाँ पर खटिया पर क्या करेंगे? अगर ज्यादा पानी नहीं हुआ तो यहाँ आएगा गाड़ी, ज्यादा पानी हो जाएगा ना तो आप लोग जैसे गाड़ी गुड़ा में छोड़ा है वैसे करके हम लोग को बहुत तकलीफ से ले जाता है गुड़ा तक। अब आप समझिए, हम ये बात कर रहे थे कि वाकई आजादी का क्या मायने है, वो आप समझिए। एक बार पूरे इलाके को देखिए और उसके बाद हमें लगता है कि आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये जो बता रहे थे कि गांव के लोग हैं, इनको ये पता है कि वाकई दर्द तो यही समझ सकते हैं इनके साथ, क्योंकि हम तो अभी थोड़े देर के लिए आए हैं और उसके बाद यहाँ से चलते बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं इस गांव में कैसे रहते होंगे वो भी समझने की जरूरत है। भले ही इस गांव में बिजली दौड़ गई है, ये तो सुखद है कि कम से कम बिजली का तार है, कम से कम अंधेरे में लोग नहीं रहते हैं, बिजली दौड़ गई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि इस गांव में आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है।
यानी आज भी लोग खाट पर लोगों की जिंदगी है। यानी खटिया पर कोई बीमार पड़ जाए तो खटिया के सहारे ये पहुंचते हैं दूसरे गांव में, और उसके बाद तब जाकर होता है इनका इलाज। अगर भगवान चाहा तो ये बच्चे, भगवान नहीं चाहा तो काल के गाल में समा जाए। अब आप समझिए कि वाकई हम जिस गांव की बात कर रहे थे, अब हम उस गांव के अंदर भी ले चलेंगे, क्योंकि गांव में प्रवेश करने से पहले यहाँ का दृश्य आपको दिखाना जरूरी था, ताकि आप भी समझ पाए कि वाकई गांव में हम जाएंगे कैसे। और एक बार आप समझिए कि वाकई ये गांव है क्या। वो आपको देखने में लगता होगा कि वाकई ये गांव नहीं है, ये सिर्फ एक जंगल के बीच ऐसे ही बना जो एक आदि जमाने में जब हुआ करता था, जब हम लोग बच्चे में इतिहास में पढ़ते थे कि वाकई आदि मानव जो हुआ करते थे वो पहाड़ों के बीच रहते थे, कंद मूल खाते थे वो। लेकिन जमाना बदला, हम तो कहते हैं कि डिजिटल दुनिया में आ गए हैं कि एक बार क्लिक करें पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन आप इस गांव में आएंगे तो सब कुछ यहाँ पर बेमान लगेगा। बेमानी की बात इसलिए कि अब इस गांव में हमको प्रवेश करना है। 4 किलोमीटर सफर पैदल तय कर हम, हमारे सहयोगी और साथ साथ ऋषभ और साथ साथ हमारे एक और पत्रकार हैं, वो 3-4 लोग हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अब आप समझिए कि हम लोग जब पहुंचे तो हमें लग रहा था कि क्या गांव तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जो लोग इस गांव में रहते होंगे रात के अंधेरे में क्या गुजरता होगा जब ये बरसात की वो आधी रात जो चारों तरफ से डैम का पानी खुलेगा, 2 नदी की पानी उफान पे होगी, और गांव के लोगों को कैसे आता होगा नींद। आप कल्पना कीजिए। हम जिस गांव की बात हम कर रहे थे, पहले उस गांव को देखिए। जमाना बदल गया लेकिन नहीं बदला तो इस गांव की सूरत और तकदीर। अगर तकदीर बदल गई रहती तो ये आज भी ये जो काठ की गाड़ी है, बांस की गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं दिखता। भले ही अब ये धरोहर हो चुका हो, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये शान की सवारी है। इसी शान की सवारी से ये लोग यहाँ से शहर पहुंचते हैं और जरूरत पड़ी तो खाट को ही बना लेते हैं गाड़ी, और उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं अपने उस मरीज को लेकर उस अस्पताल तक जिस अस्पताल में जान बचाया जा सकता है। यानी शान की सवारी, और शान की सवारी आज भी इस गांव के लिए प्राण वायु का काम करता है, प्राणदाता का काम करता है, ये काठ की गाड़ी। अब आप समझिए कि युग बदला, सब कुछ बदला, लेकिन इस आखिर इस गांव की तकदीर क्यों नहीं बदली। अगर गांव की तकदीर बदली हुई रहती तो ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। एक टापू के बीच और एक पहाड़ पर बसा ये गांव, 40 से 50 परिवार के लोगों का यह घर है। यानी 40-50 घर है इस पूरे गांव में, और 50 घर के लोग कैद हो जाते हैं 3 महीने तक। बरसात का, मानसून का फोरकास्टिंग होता है तो धड़कनें तेज हो जाती है, डर लगने लगता है कि कब पानी आएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि हम सोए रहें और मेरा पूरा परिवार दहकर उस खरखाई नदी की गोद में न चला जाए। लेकिन इस सब के बीच एक बार इस गांव की तस्वीर को आप देखिए, और हमें लगता है कि आपको ज्यादा समझने में समय नहीं लगेगा। ये सब कुछ, ये गाड़ी, ये पुराने जमाने की गाड़ी, जब 70 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियों की संख्या काफी कम थी, जो मोटर कार की संख्या काफी कम थी 70 के दशक में, तब इस गाड़ी का उपयोग होता था। लेकिन आज तो 2022 आ गया, यानी इतना आगे डेवलप कर गया भारत, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव के लोगों का जो रहन सहन है वो पुरानी पद्धति का ही है। साइकिल से सफर करना गांव में, इन लोगों को पता ही नहीं कि आखिर शहर जो होता है वो शहर का, देख लीजिए टूटा फूटा ये मिट्टी का घर आज भी। हालांकि ऐसे भी कहा गया है कि मिट्टी के घर में बहुत सुकून मिलता है। अपना घर अगर छोटा ही हो तो सुकून तो जरूर देगा, लेकिन हम तो सब कुछ देते हैं, अपना मत का अधिकार जो है वो भी हम देते हैं, लेकिन इस सब के बीच हमें क्या मिलता है? हमें सिर्फ मिलता है तो सरकार की दी हुई बिजली, और उसके बावजूद इस गांव को कुछ नहीं मिलता। यानी पूरा गांव 2 नदी के बीच बसा ये गांव। एक बार बाहर का दृश्य को हम आपको दिखाएंगे तो हमको लगता है कि आपको समझने में देर नहीं लगेगा। तो आप देखिए, बाहर के दृश्य को देखिए कि चारों तरफ आपको कहीं नहीं दिखेगा रास्ता, और नहीं कहीं दिखेगा कि कोई व्यक्ति आता हो, क्योंकि गांव के लोग जब गांव में आते हैं उसके बाद गांव से बाहर नहीं जा पाते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है कि ये गांव चारों तरफ 2 नदी यानी खरखाई और संजय नदी के बीच घिरा हुआ ये गांव है। अगर ये पानी आ जाए तो इस गांव के लोग की नींद तो उड़ती ही है। लोग समझते हैं कि भगवान न करे कि कोई बीमार पड़े,
अगर कोई बीमार पड़े तो हम जाएंगे कहाँ? खाट ही इनके जिंदगी का वो एम्बुलेंस है जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। दूसरी, जिस गाड़ी की बात हम कर रहे थे, एक बार इस गाड़ी को, पूरे इलाके को तो हम आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप समझ जाएंगे कि क्या वाकई अब इस युग में भी ऐसा है, और ऐसा कि कोई दूर नहीं, जमशेदपुर से सटा, जो जमशेदपुर पूरे दुनिया में मशहूर है, जमशेदपुर जो पूरे वर्ल्ड के लोग समझते हैं कि टाटा का वो जगह जहां पर आयरन का उत्पत्ति हुआ। 114 साल वर्ष, हालांकि 114 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद अब सूरत और सीरत अगर नहीं बदली, तकदीर कितनी खराब है इस गांव की, अब आप समझिए। ये तस्वीर बयां करती है कि कब बदलेगी तकदीर। ये बताइए कैसे निकलते हैं गांव से? गाँव से बहुत तकलीफ होता है निकलने में, सड़क नहीं है ना। यहाँ तो मेरा ससुराल है, ससुराल जब आते हैं तो लगता है कि हम नहीं आए, लेकिन आने का तो मजबूरी है, आना पड़ेगा। इस गांव में शादी किए हैं तो हम यही सोचते हैं कि रोड कब बनेगा, लेकिन रोड बनता नहीं है। सही आपने कहा। देखिए, ये गांव के दामाद है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 8 दिन रहेंगे, उसके बाद यहाँ से वो निकल जाएंगे। लेकिन जब ये आते हैं तो ससुराल आने में कतराते हैं। वो इसलिए कतराते हैं कि न तो रास्ता है, और ये रहेंगे, डर लगा रहता है, डर लगता है कि पानी आ जाएगा। हाँ, पानी तो आता ही है। कभी पानी आता है तो ऐसा पानी आता है कि लगता है कि सब कुछ लेके जाएगा। बताइए, सब कुछ डूब जाएगा, जीवन भर की कमाई। एक तो ऐसे ही ये गरीब लोग हैं, ये तो सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि सरकार की आंख अगर खुलेगी, प्रशासन की नींद खुलेगी, तो निश्चित तौर पे हमें कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो जरूर होगी। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य भी मेरा यही है कि सरकार जागे, प्रशासन जागे, और इनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हो। ये मेरा उद्देश्य है, कशिश का ये उद्देश्य है। एक चीज बताइए, जब इस गांव में शादी की बात होता होगा तो लोग जरूर कतराते होंगे कि भाई आने जाने का रास्ता नहीं है। नहीं, उस टाइम तो गाड़ी आता है, क्योंकि धूप का सीजन है, तो पानी हो जाता तो बहुत तकलीफ होता है। नहीं, ये तो मान के कि शादी के लिए कोई गांव में आता है, हाँ। रिश्ता के लिए, या आप लोग किसी गांव में जाते हैं रिश्ता के लिए, तो लोग जरूर बोलता हो कि भाई आपके गांव में आने जाने का रास्ता नहीं हाँ, है। वो बोलता है। ये तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर, लड़की उड़की देने से आदमी बोलता है कि हम लोग कैसे आप लोग को देंगे, कि यहाँ पर बहुत आने जाने के लिए तकलीफ है, इसीलिए वो लोग आता है देखने के लिए और घूम जाता है। सही आपने कहा कि वाकई अब आप समझिए कि जिस गांव की बेटियां की शादी हो, जिस गांव के युवक की शादी करना हो, तो लोगों को कितना तकलीफ होता है। एक बार हम बाहर बाएं तरफ दिखाने की कोशिश करें, एक महिलाएं हैं जो लगातार दिख रही हैं, वो हमें लगती है कि आप कुछ बात कर लीजिए, कि समस्या तो सिर्फ जो है वो, चाचा आइए थोड़ा इनसे बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, वाकई हम सूरत बदलने की बात करते हैं, सब कुछ बदल गया है, लेकिन अगर सब कुछ बदलता तो पहाड़ के बीच बसा ये गांव, इस गांव से जाने का रास्ता, आने का रास्ता नहीं है। आपके गांव से आने जाने का रास्ता है? बोल, कौन सी बोल? आपके गांव से आने जाने का रास्ता है? नहीं। फिर आप लोग कैसे आते हैं? बड़ा तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होते, हम दे रास्ते जाते। तो बीमार अगर कोई पड़ता है तो कैसे ले जाते हैं? खटिया में ढोके बोल। खाइते वही करी ले जाते। अब आप समझिए, देखिए, वाकई आप समझिए कि वाकई खटिया पर लोगों को ले जाना पड़ता है। यानी आज भी इस गांव के लोगों की जिंदगी खाट पर आधारित है। यानी खटिया नहीं हो तो कैसे बचेंगे ये लोग? अब तो सरकार और प्रशासन को सोचने की जरूरत है कि आप सोचिए कि क्या वाकई ये सूरत और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है। क्योंकि इस गांव में आने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, गांव के लोग 3 महीने तक कैद में रहते हैं। इस बार तो कम से कम भगवान का शुक्र मनाइए कि बारिश नहीं हुई है, कम हुई है, नहीं तो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पूरा टापू में तब्दील रहता। हम तो 4 किलोमीटर पहले गाड़ी छोड़े हैं, हमें लगता है कि हम यहाँ आ भी नहीं सकते थे, लेकिन हम आए और लोगों की समस्या तो सुन रहे हैं, लेकिन अब तो समस्या बहुत बड़ी है कि इस गांव में लोग अपनी बेटी को ब्याहेंगे कैसे। लोगों को लगता है कि प्रशासन अगर इसके तरफ ध्यान दे तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है। जरूरत है प्रशासन और सरकार की इच्छा शक्ति की। अगर इनकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो बदलेगी इस गांव की सूरत और बदल जाएगी
तकदीर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है वो गांव जिस गांव का जिक्र हमने पहले भी किया था। हमने आपको गांव का शायर भी कराया, उज्जैनपुर। इस गांव का में स्कूल भी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यानी कोई अस्पताल नहीं है, न तो उप स्वास्थ्य केंद्र है। और बड़े स्वास्थ्य केंद्र की बात तो करना बेमानी ही होगा, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था इस जगह पे, क्योंकि लगभग जहाँ पे 40-45 घर हो, यानी समझिए कि 50 परिवार रहता हो, तो एक गांव हो गया और एक टोला के बाद, और आप समझिए कि 300, अब जनसंख्या की बात करें तो बहुत ज्यादा हो गया, 300 कम नहीं होता है। और उसमें इस गांव को अब तक मूलभूत सुविधा ही नहीं मिला, और इसका नहीं मिलने का मुख्य कारण है कि इस गांव में आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लोग टापू में तब्दील हो जाता है यह पूरा गांव, और कैद हो जाता है इस गांव के लोग। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ है, हम इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस खबर के बारे में जानकारी दी थी। कि मधुसूदन, बताइए कि ये गांव, हम लोग तो लगभग 4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये गांव तो अभी बारिश शुरू हो गया है, लेकिन लोग रहते कैसे होंगे? इनका जीवन बारिश आने से 3 महीना पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। ये इनके लिए न जाने का कोई रास्ता बचता है, न आने का कोई रास्ता बचता है। छोटे छोटे पगडंडी होके पानी में घुस के ये आना जाना करते हैं। मतलब पूरी तरह से इनका ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है। स्कूल लगभग 3 महीने तक बंद ही समझ लीजिए पड़ जाता है। तो ये मतलब खाने के लिए भी, जो नौकरी करके दिन रोजा करके जो कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ से अगर पगडंडी होके भी जाते हैं तो इनको इंडस्ट्री एरिया तक पहुंचने के लिए कम से कम 15-20 किलोमीटर का सफ़र करके जाना होता है। तो इनके पास जाने के लिए ना कोई सुविधा होती है, ना इधर कोई बसें चलती है, ना कोई टेम्पो चलती है। मतलब इनका पूरा जीवन मतलब व्यर्थ हो जाता है 3-4 महीने। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग का जीवन ऐसे ही चलेगा? आखिर कोई रास्ता तो होगा जो कम से कम रास्ता निकले। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता तो है, बट इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार चाहे तो इनके लिए रास्ता निकाल सकती है। ये 2 नदियों का बीच का एक गांव है, ठीक है। अगर सरकार व्यवस्था करती है, नदी पे एक बांध बनाती है, पुल बनाती है, तो इनके लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। इससे एकदम अस्पताल नजदीक हो जाएगी। लोग हमारे साथ हैं, इनसे कैसे आप लोग आते हैं? चाचा, कैसे रहते हैं आप लोग? ऐसे हम लोग आना जाना करता है, वो क्या करेगा। बहुत दिक्कत से, बहुत असुविधा हो जाता है, क्या बोलेगा। बीमार पड़ने से हम लोग को झोला करके दोला करके लेता है वो रांगाटा, उस पर वहाँ पर गाड़ी उड़ी लाता है, वहाँ पर बैठा के गमारिया चला जाता है। वोट मांगने वाला तो आता होगा ना? हाँ, वोट तो लेने वाला बहुत है बाबा, तो देने वाला रास्ता कोई नहीं होता है। वोट तो बहुत। अब आप समझिए, ये गांव के लोग हैं, और ये गांव के लोग बखूबी समझ रहे हैं कि वाकई जो दृश्य जो है मेरे पीछे का, जो दृश्य है, तो तालाब देख लीजिए, तालाब है। तालाब के बाद इस आसपास का पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके को देखिए और आप समझ जाइए कि हम गांव में खड़े हैं। इस गांव में कैसे आएगा लोग? ये पूरे तालाब और पानी से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है, और जरूरत है कि यहाँ पर हम चाहेंगे कि अब उपायुक्त को एक बार कॉल लगाया जाए, कि हो सकता है कि उपायुक्त साहब बात अगर सुन लेते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि एक ही रास्ता है कि यहाँ के जो स्थानीय उपायुक्त है वो इस पर पहल करे, तो कोई न कोई रास्ता खुल जरूर सकता है। ऐसी नहीं है। इस गांव के लोग, एक बार सुनिए, रिंग हो रहा है, उसके बाद हमें लगता है कि एक बार सुन लेने की जरूरत है। देखिए, उपायुक्त सरायकेला, डीसी सरायकेला, हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। क्लोज कीजिए डीसी सरायकेला। अगर ये उठा लेते हैं, आवाज सुनिए कि रिंग हो रहा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, हमें लगता है कि आपको भी अब समझने में देरी नहीं लगेगा कि जब जनप्रतिनिधि की बात अगर करते हैं तो जनप्रतिनिधि तो नेता होता ही है, और नेता का काम है अपना काम निकालना। लेकिन जो जिला का सिरमौर जिला का उपायुक्त है, वो उनको अगर फोन लगाया जाए, अगर वो फोन नहीं पिक करते हैं, तो आप समझिए कि क्या होगा। क्योंकि यही तो हालत है, यही कारण है कि इस गांव की नहीं बदली अब तक तकदीर, और नहीं बदली इसकी तस्वीर। कौन बदलेगा तस्वीर और कैसे बदलेगी इस गांव के लोगों की तकदीर, ये अब समझ से परे है। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ।
अपने सहयोगी मधुसूदन और ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, सरायकेला, खरसावां।